हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका रणक्षेत्र में। मेरा नाम है अनुराग सक्सेना। जी हां, रणक्षेत्र में हर बार हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और आज भी एक ऐसा मुद्दा जो 2020 में ज्वलंत रहा है और अभी तक ज्वलंत है। और बात की जाए अगर उसकी, तो वो समस्या एक महामारी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोरोना की, जिससे हम लगातार जूझते आ रहे हैं। और जब हमने उम्मीद की कि अब कोरोना खत्म होने की तरफ है, वैक्सीनेशन की जाएगी, वैक्सीन आने वाली है, उसी बीच एक और खबर आ गई कि कोरोना 2.0 यानी कि कोरोना ने दोबारा कदम रख दिया है, वो भी खतरनाक तरीके से। तो क्या होगा ये कोरोना का दूसरा स्ट्रेन और किस तरीके से घातक हो सकता है, कैसे बचेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, सावधान, कोरोना 2.0। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट यानी अलग तरह के लग रहे एक वायरस से बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से वहां महामारी के बाद से किसी एक दिन में अब तक का संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया है। ये बदलता वायरस बेहद कम दिनों में इंग्लैंड के कई हिस्सों में सबसे आम हो गया है। ब्रिटेन सरकार के सलाहकारों को लगता है कि ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। इस नए वेरिएंट का पता सबसे पहले सितंबर में चला था। दिसंबर आते आते सबसे ज्यादा केस इसी नए रूप के दर्ज किए गए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नया रूप 70% ज्यादा असरदार है और बहुत तेजी से फैलता है। अभी ये कहना मुश्किल है कि कोरोना का ये नया रूप आगे जाकर कितना घातक होगा, पर अगर ये तेजी से फैलता है तो बेशक अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं पर लोड बढ़ेगा। इसलिए सख्त निगरानी और सावधानी आवश्यक है। तो आखिर कोरोना 2.0 की जो शुरुआत हो चुकी है, दस्तक हो चुकी है, उससे ब्रिटेन से ये खबर आई है कि 2.0 यानी कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने कदम रख दिया है। आखिर कितना खतरनाक है ये कोरोना का नया रूप, कितनी कारगर हो सकती हैं हमारी वैक्सीन्स और क्या तैयारियां हैं हमारी इस कोरोना के खिलाफ, उस पर चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा होगी और आज मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रखर हॉस्पिटल के डॉक्टर JS कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और हम खुद भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने एक तरह से आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी, कई लाखों लोगों की मौतें हुई, कई लोग अभी भी संक्रमित हैं और अभी फिर से देखा जाए तो मौसम में बदलाव के साथ साथ कोरोना महामारी के कई पेशेंट ऐसे हैं जो सामने भी आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में जब वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, वैक्सीन की तैयारी की बात की जा रही है, उसी बीच कोरोना 2.0 यानी कोरोना के नए स्ट्रेन की खबर आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, ये कितना घातक है? देखिए, ऐसा है कि ये जो कोरोना है एक वायरस है जिस वायरस ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया। क्योंकि जब शुरुआत में कोरोना आया तो इसकी कोई न दवा थी, न कुछ हम जानते थे और न कोई प्रबंधन था पूरी तरीके से। जिस तरीके की अस्पतालों में भी कोई उतनी ज़्यादा सुविधा प्राप्त नहीं थी। हमारे भारत को छोड़ दीजिए, इवन यूरोप एंड अमेरिका में भी न तो उतने वेंटिलेटर्स थे, न कोई दवाई थी और न कोई वैक्सीन थी। अब सवाल ये है कि जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की। अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स, ICU बेड्स, वेंटिलेटर और FN जो है, जो हाई फ्लो नेजल कैनुला होता, उसको, ये सब इंतज़ाम किया। और साथ में इसी दौरान ही एक दवा जो थी वो मुंह से खाने वाली फेविपिरावीर और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये अमेरिका ने बनाया, वो हमारे देश में भी उसी समय आ गया और हम लोगों ने भी पूरी तरीके से अपना इंडिजिनस रेमडेसिविर को भी शुरू कर दिया और देना शुरू कर दिया। काफ़ी मौतें कम हुई। हमारा भारत का जो CFR रेट था, जो फर्टिलिटी रेट है, वो
एज़ कम्पेयर टू अमेरिका बहुत कम रहा और हमारे यहाँ मौतें भी कम हुई। लेकिन सवाल ये है कि जो 20 सेकेंड पीक ऑफ कोरोना जो आने की संभावना है, वो हम लोग सोच रहे थे कि दिसंबर जनवरी में आ सकती है। हालांकि आई भी, लेकिन उतनी भयानक नहीं रही। और हमारे पास जो कोरोना को ट्रीट करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं और लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ काम किया। पूरा पब्लिक ने अपना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते थे वो किया। अब सवाल ये है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे भारत की जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन, उसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूपी का, और मैं उसमें हमारे प्रखर हॉस्पिटल में इसका ट्रायल हुआ, जो हमने फेज़ 1 ट्रायल किया, फेज़ 2 ट्रायल किया और फेज़ 3 ट्रायल भी हमने किया, और जिसमें कि हम लोगों ने करीब 1000 लोगों को वैक्सीन दिया फेज़ 3 में। रिज़ल्ट जो है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बहुत अच्छे आए हैं, और इससे ये लगता है कि फेज़ 3 ट्रायल के बाद ये हमारी वैक्सीन जो है कोवैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होना चाहिए। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से वैक्सीन की तैयारी की जा रही है, वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है, बहुत सारे जो वैक्सीन्स को रखने के लिए इम्प्लीमेंट्स की जा रही हैं चीज़ें, वो तो जगह जगह की जा रही जी। लेकिन अभी भी एक संदेह बना हुआ है, वो ये है कि कौन सी वैक्सीन, कोवैक्सीन की बात आपने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जो कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि एक तरह से आकस्मिक सेवा के तौर पे या आकस्मिक अगर ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो किस वैक्सीन को आप कारगर समझते हैं और किसको मौका मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत के अंदर इस समय 3 वैक्सीन हैं जो भारत में जो चल रहा है, जिनका ट्रायल चल रहा था, फेज़ 3 ट्रायल, और वो है पक्का कि कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट करा रहा है, और वो जो स्ट्रेन है वो एस्ट्राजेनिका का है, और जो मैं कर रहा हूँ वो कोवैक्सीन है, और वो उसका स्ट्रेन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट से लिया है, और उसका नाम है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक बना रहा है, ICMR की देखरेख में हो रहा है, और डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया के परमिशन से हुआ। भारत में जो आना चाहिए ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन्स आने की संभावना पूर्ण रूप से है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट 5 करोड़ और भारत बायोटेक 3 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी बना चुका है, यही आने की संभावना है। रशियन भी चल रहा है स्पुतनिक, लेकिन उनका सेकंड फेज है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी जो आगे चलने वाली हैं वो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन्स हैं। लेकिन सर इसी बीच में जिस तरीके से आपने बताया कि ये 2 ही जो है स्वदेशी हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, लेकिन इसी बीच में जब हम दुनिया की तरफ देखें, दुनिया की तरफ रुख करें, तो वहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगहों पर वैक्सीन के टीकाकरण शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। क्या ऐसा स्वदेशी जो वैक्सीन है जिसका ट्रायल आपके हॉस्पिटल में किया गया, क्या ऐसा कुछ देखने में आया कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट? नहीं साहब, हमारे पास जो वैक्सीन कोवैक्सीन का जो हम ट्रायल कर रहे हैं उसमें अभी तक ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। जैसे कि जहाँ पे लेफ़्ट डेल्टॉइड में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, वहाँ थोड़ा सा पेन हो जाना या मामूली दर्द हो जाना, मामूली सा बुखार आ जाना या शरीर में थोड़ा सा दर्द हो जाना, ये इस टाइप का लोगों को, कुछ लोगों को हुआ, लेकिन सारे लोगों को वो भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये तो सारे वैक्सीन के हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल अमेरिका और यूरोप का सवाल है, वहाँ पे फाइजर और मॉडर्ना 2 बड़ी कंपनी हैं जो कि लेके आई हैं वैक्सीन, वो भी RNA वैक्सीन है। बट फाइजर के साथ क्या है, वो -70 डिग्री पे रख रहे हैं, -20 पे मॉडर्ना कर रही है। तो ये जो वैक्सीन हैं, इन्होंने ये भी दावा किया है कि ये RNA वैक्सीन जो कि यूके में स्ट्रेन कोविड का, जो कोविड-19 वायरस का स्ट्रेन जो है एक नया जो पैदा हुआ है, उसको भी कवर करने में शायद सक्षम होंगी। ये बायोनेट जो कंपनी है उसने ये दावा किया है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा RNA का, उससे ये जो म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है
उसको भी शायद कवर करने में सक्षम होगा। लेकिन बात वही है ना सर कि एक शब्द लगा हुआ है शायद, और दूसरी बात देखा जाए जिन वैक्सीन्स की आपने बात यहाँ पे जिक्र की और मैंने भी की, कहीं ना कहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स पहले से ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ के नागरिक हैं, जब एक सर्वे किया गया तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि वो कुछ कह नहीं सकते कि वैक्सीन वो लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। ऐसे में अगर मैं बात करूँ अपने देश की, तो जब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी तो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक आबादी है, और किस तरीके से किस चरणों में उनको किया जाएगा, अस्पतालों के ज़रिए किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा, क्योंकि कालाबाजारी होने का भी डर है। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीनेशन जो है, जो प्रायोरिटी में जो रखा जाएगा, वो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कोरोना के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं अस्पतालों में, उन लोगों को पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं फॉर कोविड-19। पहली बात। दूसरा क्या है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस है या आपके मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या CISF हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, और जो ऑफिसेज में जो जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लोगों से और इंटरेक्शन है, उनको दिया जाएगा। जहाँ तक सवाल पूरे भारत की आबादी का सवाल है, वो तो 2021 में तो मुझे नहीं लगता संभव होगा। और ये भी है कि कौन लगवाना चाहता, कौन नहीं लगवाना चाहता, किसी को मैंडेटरी तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये पूछा तो जाएगा ही। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्योंकि जिनको कोविड हुआ है उनकी एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं, लेकिन वो परसिस्ट नहीं कर पा रही हैं, 3 महीने में ख़त्म हो जा रही हैं। तो आपको कोरोना को ख़त्म करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, और हर्ड इम्यूनिटी क्या है, जब कम से कम 60 to 80% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए और वो नेचुरल इम्यूनिटी मिले, वो मिल नहीं पा रही। तो वैक्सीन ही एक हमारा सहारा है जिससे कि हम ये काम कर पाएंगे, इसीलिए वैक्सीन के ही बारे में सोचा जा रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूं तैयारियों की, तो जिस तरह से कोरोना आया उसके बाद सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी बहुत अच्छे से तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से। और देखा जाए तो जो डॉक्टर्स हैं, जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने बहुत जी जान से कोशिश की। बावजूद उसके कहीं ना कहीं देखा जाए तो अस्पतालों का हाल ऐसा है कि किसी न किसी चीज़ की कमी है, ऑक्सीजन्स की कमी हो गई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके मेंटल जो मानसिक तौर से जो उनको स्वस्थ होना चाहिए, जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको कैसे टैकल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आगे अगर मान लीजिए ये नया कोरोना का स्ट्रेन घातक है जो आ सकता है, उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, ऐसा है कि नया कोरोना के पहले तो उसको पहले समझना होगा कि ये जो स्ट्रेन UK में जो उन्होंने, उनके माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो डिटेक्ट किया है, उसके बारे में पहली बात तो पूर्ण रूप से समझना होगा कि ये जो है स्ट्रेन किस टाइप का है और क्या ये कोई उग्र रूप धारण कर सकता है। ऐसा लोगों ने सोचा, और सोचने के बारे में भी ये भी निकाला कि ये स्ट्रेन हो सकता है कि माइल्डर फॉर्म में रहे। तो इसको अभी समय चाहिए इसके लिए कि इसका क्या रूप होगा आगे, पहली बात। और दूसरी बात कि इस बदले हुए वायरस के रूप को क्या ये वैक्सीन जो है, RNA वैक्सीन, क्या ये सक्षम हो पाएगी कि उसको भी ना आने दे, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनाए, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वायरस है जो वैक्सीन में दिया जा रहा है, और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, और ये एंटीबॉडीज़ परसिस्ट करना चाहिए कम से कम 1 साल। तो 1 साल में आप रिपीट करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा। अभी तो दुनिया में ये इसका अभी प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रायल शुरू किए हैं वो हमने जुलाई से शुरू किए हैं, इंडिया ने भी और अमेरिका और यूरोप ने भी। तो अभी तो हमारे पास डेटा जो है सिर्फ 4-4.5 महीने का है, तो इसलिए इसमें समय चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि जो हमने फेज़ 1 में लगाया, उनके हम लगातार
104 दिन का भी हमने उनकी एंटीबॉडीज़ देखी तो वो परसिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब अब आगे तो समय बताएगा, अभी तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पहले तो किसी ने ना कोविड-19 वायरस देखा था और ना कोई ऐसी वैक्सीन थी। तो इसलिए ये ट्रायल जब शुरू हुए हैं जुलाई के महीने में, तो तभी से इनकी ट्रैकिंग की जा रही है और एंटीबॉडीज़ को बराबर देखा जा रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बन रही हैं और बन के कितने दिन तक परसिस्ट करेंगी, उतने दिन तक ही इसकी इम्यूनिटी मिल पाएगी। लेकिन ऐसा भी देखने में आया सर, जिस तरीके से अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा कि आपने पहले कहा कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बाई चांस की बात, क्योंकि तैयारी हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से की जाती है कि कोई भी इमरजेंसी अगर हो जाती है किसी पेशेंट को या किसी स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना वैक्सीन देने के बाद, उसके लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी, किस तरीके की प्लानिंग आप लोगों की करेंगे? देखिए, जब हमने फेज 1 ट्रायल किया था, उस समय हमने जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको हमने एक हाई डिपेंडेंट यूनिट में ही उनको रख करके और उनको वैक्सीन लगाया था। मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे कि कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब था इन द मंथ ऑफ जुलाई। इट वाज नॉट एन इजी जॉब, बिकॉज आप पहले बार ऐसी वैक्सीन देने जा रहे हैं जिसको दुनिया में सभी लोग अनभिज्ञ थे। मैंने खुद अपने हाथ से लगाया और ये लगाया, ईश्वर का नाम लेके लगाया कि हम लगा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। और हमने सबको एचडी में, हाई डिपेंडेंट यूनिट में लगाया और वहाँ पे सारी तैयारियां थी कि कोई भी एनाफाइलैक्सिस होती है तो इमीडिएट ट्रीट कर सकें। आईसीयू था हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जो भी वॉलंटियर था उसको हमने 2 घंटे तक अपने अस्पताल में रोका कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम तो नहीं होती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फेज 1 ट्रायल जो कि सबसे चैलेंजिंग था इनिशियली। अच्छा सर, आपको ये लगता है कि जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा जी धीरे धीरे करके, तो जो वैक्सीन हमारी स्वदेशी वैक्सीन है जी, ये बाकी जो देशों में वैक्सीन बन रही उससे बहुत ज़्यादा कारगर है और भारत को, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को जीत हासिल हो पाएगी मतलब इस कोरोना से? देखिए, मुझे तो मैं तो बड़ा आशान्वित हूँ जी कि इस बीमारी से हम लोग ज़रूर जीतेंगे और हमारा जो भारत है सबसे बड़ा दुनिया का 60% वैक्सीन भारत में बनती हैं दुनिया की। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला इंस्टीट्यूट है जो पुणे में है। भारत बायोटेक के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर कृष्णा एला, a great man in the field of this vaccine, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिका के पढ़े हुए हैं और ये लोग सब मिल कर के वैक्सीन बनाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना को हम लोग हराएंगे। अच्छा, अभी जो प्रेजेंटली अगर हम बात करें अभी वर्तमान की, तो जो कोरोना के केसेस अभी चल रहे हैं, एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि बीच में देखा जाए तो एकदम समाप्ति की ओर था कानपुर की अगर मैं बात करूं, और फिर एक सडनली एकदम कहते हैं इंक्रीज हुए नंबर्स ऑफ पेशेंट्स। तो अभी जो अब अस्पतालों में आप देखते हैं तो किस तरीके के पेशेंट्स अभी वहाँ पर हैं, और दूसरी बात उनको संभालने के लिए या आगे की स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टर्स ने क्या स्ट्रेटजी अभी अपनाई है? देखिए, ऐसा है कि जो कोविड है, जो वायरस है, जब भी कोई महामारी ऐसी आई और वैश्विक महामारी, ये एक बार नहीं 100 वर्ष में एक बार रिपीट होती है और पब्लिक साफ हो गई साहब। इंडिया में भी हुआ नुकसान, फिर इसके बाद इस आया और 1920 में ख़त्म हुआ। इसी तरीके से अब 100 साल के बाद ये कोविड-19 आया और देखिए साल गुजर चुका है। ये दिसंबर 2019 में आया और 1 साल हो चुका है। इसको भी 2021 में ही जाएगा। ये भी 2 साल लगेंगे, मिनिमम लगते हैं इसमें। और जहाँ तक वायरस जो होता है, वायरस का एक सडन चलता है, पीक आता है और पीक के बाद ये थोड़े समय के लिए प्लेटी हो जाता है और इसके बाद नीचे जाता है और फिर इसके बाद एक दूसरी पीक शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम सब, सरकार और सब लोग ये जानते हैं कि इसकी सेकंड पीक आएगी। अभी तक ये सेकंड पीक नहीं आई है। आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली के अंदर
जो है अभी अचानक से केसेस बढ़ गए थे। मुंबई में भी अचानक से बढ़ गए थे, कानपुर में भी अचानक से बढ़े थे, बीच में बिल्कुल डेथ नहीं हो रही थी या बिल्कुल नहीं थे। तो ये ऐसा है, वायरस का ये जो रूप है ये ऊपर नीचे चलता, सदैव एक सा नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ अक्सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बात हम कर रहे हैं कि एक पीक टाइम होता है जिसमें ये अब जाता है, जैसे आपने कहा, उसके बाद फिर थोड़ा स्लो होता है, फिर एक रिवर्स मारता है, तो क्या ऐसा कोई संदेह है या कोई ऐसी कोई बात है कि क्या ये दोबारा, या अगर मैं बात करूं तो फिर से क्या पीक पे जा सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये स्थिर स्थिति में है? देखिए, ऐसा है कि हमने एक स्टडी जो किया है इसमें ये देखा कि जो लोग हैं उनमें 20% वो जो है नेचुरल इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 20% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो जो है बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलती है। किसी को अगर 4 महीने पहले हुआ है तो अभी उसके में एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो भी मदद कर रही हैं। इसीलिए ये जो ग्राफ है वो नीचे आया है, क्योंकि वो जो 20-25% लोगों में जो नेचुरल एंटीबॉडीज मिल रही, उन्हें ये पता ही नहीं है उन्हें क्या प्रॉब्लम हुआ था। एसिम्प्टोमेटिक कोविड हुआ और पास ऑन हो गया, और एंटीबॉडीज 2 हफ्ते के बाद बन जाती हैं, और वो बनती जाती हैं 3-4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में रहती हैं, और फिर इसके बाद 3 मंथ्स रहती हैं, किसी को 3 मंथ्स 4 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं रह पा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सर हमने देखा है कि अब जब से एक पीक पे था तो जन जागरूकता भी बहुत की गई और लोग जागरूक भी रहे, लेकिन अब अगर स्थिति की बात की जाए तो अमूमन देखा जाए तो 70% लोग हमें सड़क पर ऐसे दिख जाते हैं, अपने आसपास ऐसे दिख जाते हैं जो शायद कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये एक मानसिक रूप से उन्होंने अब इसकी एक मानसिकता बना ली है कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है? और अगर ऐसा है कि हो सकता है कि ये भी सोच हो कि वैक्सीन तो अब आ ही गई है। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में सभी तरीके के लोग हैं, उनको जहाँ तक मास्क लगाने का उनको करना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। एकदम बिल्कुल क्लियर है ये, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों को ये लगने लगा है कि शायद कोरोना ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो लोगों को एंटीबॉडीज़ बन गई, तो लोगों का मानना है कि इतने लोगों उसमें तो सब कोई, हमें तो प्रॉब्लम हो नहीं रही, तो हो सकता है उसके कारण नहीं हो रही। लोगों को ये जो नियम है उसको मतलब मानना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, जब तक कि हम लोग पूरी तरीके से वैक्सीन ना मिल जाए और वैक्सीनेशन होना हो जाए। तो कुल मिला के अब वैक्सीन का जो इंतज़ार है वो जनवरी में लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि वैक्सीन जब जनवरी में जैसे आ जाएगी, जगह जगह सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा? देखिए, ये तो सरकार का विषय है कि कब वो करेंगे, और सवाल ये है कि अभी भी फेज़ 3 ट्रायल ही चल रहा है, जो कि अभी हमने फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 3 का फेज़ 1 ख़त्म किया है, क्योंकि इसमें 2 वैक्सीन देते हैं, वो एक पहले दिन देते हैं, फिर 28वें दिन देते हैं, तो इसलिए अभी तो पहला ही हुआ है, 28 दिन बाद फिर लगेंगे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जिनको हमने फेज़ 2 ट्रायल किया था उनकी अभी भी एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसलिए सरकार जो है के पास ये पावर है, डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को, कि वो ICMR के सहयोग से वो एक सरकार जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन वो दे सकें, जैसा कि अमेरिका ने दिया है, यूरोप में इंग्लैंड ने दिया है कि वो इमरजेंसी यूज़, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि साहब वैक्सीन इफ़ेक्टिव हो रही है। रशिया ने भी दिया है अपनी स्पुतनिक को, तो वैक्सीन उनके पास लग रही है। तो ऐसा ही शायद हमारे मोदी जी इसको करें और सरकार हमारी इसको आगे बढ़ाए।
तो बिल्कुल मध्य सर, सरकार को जी जी बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मतलब लोगों को हो जाए और लोगों को वैक्सीन का एक लाभ मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन की बात आपने भी की है और लगातार सरकार भी कर रही है, हम भी अपील करेंगे फिर से एक बार कि लोग अपने दर्शकों से कि गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। फिर डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने के लिए, जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। तो दर्शकों, हमारे साथ ये थे डॉक्टर JS कुशवाहा जी, जो प्रखर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे और उन्होंने हमने जाना और उन्होंने भी हमें बताया, साझा किया ये जानकारी कि किस तरीके से कोरोना 2.0 के लिए हम तैयार हैं, किस तरीके से जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है वो आने वाली है, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा। लेकिन एक अहम बात ये, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है, अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है और जहान है तो हिंदुस्तान है। फिलहाल आज के इस कड़ी में रणक्षेत्र में इतना ही। किसी अन्य मुद्दे के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक देखते रहिए रणक्षेत्र। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र।